हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाइन आईएएस। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉलिटिकल चैलेंजेस इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तो पिछले जो दो क्लास था, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था कि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस इंडियन लीडरशिप ने फेस किया था राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, और लेक्चर 2 में हमने जो इकोनॉमिक मॉडल जो डेवलप किया गया था मिक्स्ड इकोनॉमी, वो किस तरीके से डेवलप किया गया था और उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था और उसका मेन फीचर्स क्या था, वो भी हमने डिस्कस किया था। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉलिटिकल चैलेंजेस। तो देखिए, जो मेन पॉलिटिकल चैलेंज थी वो थी मेंटेनेंस ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्योंकि देखिए, फॉर ऑलमोस्ट पास्ट 200 ईयर्स इंडिया वाज ए कॉलोनी, राइट। तो इंडिया के जो सरकार थी वो चलाया जा रहा था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडिया के सरकार जो अथॉरिटी थी वो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम द पावर इन एंटायर इंडिया हैज कम इन द हैंड ऑफ इंडियन लीडरशिप। इंडियन के हाथ में पहली बार आया। इसके पहले भी इंडियन लीडरशिप के एक एक्सपीरियंस जरूर था, जैसे कि इलेक्शन ऑफ 1937 में जो 11 प्रोविंसेस थी, उस 11 प्रोविंसेस में इंडियन मिनिस्टर्स ने या इंडियन पार्टीज ने सरकार बनाई थी, जिनमें से तुम लोगों को पता होगा कि 8 ऐसे प्रोविंसेस थे जहां पे कांग्रेस सरकार बनाई गई थी, और बाकी के जो 3 प्रोविंसेस थे वहां पे दूसरे सरकार बनाई गई थी, लेकिन ये सारे सरकार इंडियन के हाथ में था। तो एक एक्सपीरियंस तो पहले से था, लेकिन पूरे इंडिया में सेंटर में एज ए सॉवरेन फॉर द फर्स्ट टाइम द पावर इज इन द हैंड ऑफ इंडियंस। तो जब इंडियंस के हाथ में ये पावर आया तो सबसे पहले ये बात तय करना था कि पूरे देश में, क्योंकि देखिए देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री, सो द फर्स्ट चैलेंज वाज द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। और उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की काम ही चल रहा था, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम चल रहा था। नाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स इन द ईयर 1950। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद भी क्या इस देश को या इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम प्रॉपरली फंक्शन करा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल था, राइट। तो एक ह्यूज पॉलिटिकल टर्मोइल तो थी उस टाइम पे, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा कि रिसेंटली पार्टीशन हुआ था, राइट। पार्टीशन की वजह से 2 देश बना था, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया के जो वेस्ट वाले जो पोर्शन है दैट वाज वेस्ट पाकिस्तान, और ईस्ट वाले जो पोर्शन है या जो आज के टाइम पे बांग्लादेश वाला पोर्शन है वो बना ईस्ट पाकिस्तान, राइट। तो देखिए, लीडरशिप जो हमारे लीडरशिप थे उनके सामने क्वेश्चंस क्या क्या आ गया। नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बना, राइट। क्योंकि देखिए, तो सॉल्यूशन इसका बना फास्ट जनरल इलेक्शन में, लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं कि ये जो लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था ये था क्या, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था। देखिए, इन द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत कैसे किया गया है, हु हैज मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। तो अब संविधान में लिखा तो है कि हमने मिलकर के बनाया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि हमारे देश के जो जितने पॉपुलेशन था उस टाइम पे ऑलमोस्ट 30 करोड़ पॉपुलेशन था, तो 30 करोड़ पॉपुलेशन मिलकर के संविधान बनाया था। इसका मतलब तो ये कभी नहीं निकलता है। तो इसका मतलब ये सिर्फ इतना होता है कि ये जो 30 करोड़ लोग है, ये जो 30 करोड़ लोग है, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्होंने बनाया था, एंड दैट गिव्स द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन सवाल अब ये आया कि क्या सच में रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया था? क्या ये 30 करोड़ जो लोग थे हमारे देश के, क्या सच में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये संविधान बनाया था, राइट। तो देखिए क्या था, जब देश आजाद हुआ, तो इंडिया में 2 टाइप के प्रोविंसेस थे, और दोनों टाइप के जो प्रोविंसेस थे उसमें से कुछ कुछ मेंबर्स थे, राइट। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना जहां पे ऑलमोस्ट अराउंड 300 मेंबर्स थे जिन्होंने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 2 टाइप के प्रोविंसेस थे उनमें से लोग आए थे, मेंबर आए हुए थे। एक था ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस, और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स।
अब देखिए इस प्रिंसली स्टेट से ऑलमोस्ट अराउंड 70 मेंबर्स आए हुए थे इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। और इस ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस से ऑलमोस्ट अराउंड 230 मेंबर्स आए हुए थे, राइट। नाउ ये जो 70 मेंबर आए हुए थे ये तो नॉमिनेटेड मेंबर थे, दे वर नॉमिनेटेड, वो तो इलेक्टेड थे ही नहीं। अगर रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे तो उनको इलेक्टेड होना चाहिए, लेकिन वो तो इलेक्टेड थे ही नहीं, वो तो थे नॉमिनेटेड, एंड दे हैव बीन नॉमिनेटेड बाय द रॉयल फैमिलीज ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट। तो उस टाइम पे कितने प्रिंसली स्टेट्स थे? ऑलमोस्ट अराउंड 565 प्रिंसली स्टेट्स वर देयर। तो अगर 565 प्रिंसली स्टेट्स है तो उस 565 प्रिंसली स्टेट में 565 रॉयल फैमिली होगी। तो 565 फैमिली ने मिलकर के इस 70 मेंबर को नॉमिनेट किया था। तो ये 70 मेंबर ये सारे प्रिंसली स्टेट्स के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव कैसे बन गया? वो तो सिर्फ इस 565 फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव बना। तो ये था पहला। दूसरा, ये जो बाकी के 230 मेंबर थे ये इलेक्टेड तो थे, ये इलेक्टेड तो थे, लेकिन पहला बात ये फर्स्ट दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और जो इलेक्टेड जो वोटर्स थे उस टाइम पे कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था ये बनाया गया था अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, ये बनाया गया था अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। तो कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी तो थी नहीं। और अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट अराउंड 10% पीपल ऑफ इंडिया वॉज एलिजिबल वोटर, 10% पीपल। तो बाकी के 90% का क्या हुआ? So basically the members in the constituent assembly does not actually represent majority people of India। तो अगर मेजॉरिटी पीपल ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स ने नहीं बनाया होगा तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वी द पीपल हैव मेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, एंड राइट आफ्टर दिस कॉन्स्टिट्यूशन केम इन फोर्स द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम अंडर क्वेश्चन। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था, राइट। तो प्रॉब्लम सॉल्व, इसके जो लेजिटिमेसी है वो कैसे एस्टेब्लिश किया गया? थ्रू फर्स्ट जनरल इलेक्शन। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टुक प्लेस इन 1951-52 एंड दैट टुक प्लेस अंडर द न्यूली मेड कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तब एक इंटरिम गवर्नमेंट थी, राइट। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है तब तो इंटरिम गवर्नमेंट नहीं चल सकता, तब तो एक नया सरकार लाना था। और जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ उसमें देखा गया, जो कि उस न्यूली मेड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस करके वो इलेक्शन हुआ, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पीपल हैड पार्टिसिपेटेड। तो जब मेजॉरिटी ऑफ पीपल इज पार्टिसिपेटिंग ऑन अ इलेक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रूव करता है कि इवन दो द पीपल एक्चुअली डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, after the making of the constitution they actually give their consent to the constitution. So the legitimacy was proved under consent theory, under consent theory कि उन्होंने लोगों ने अपनी consent दी थी। क्योंकि देखिए अगर लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं होता तो लोग क्या करते हैं, वो इलेक्शन बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि दैट इलेक्शन इज टेकिंग प्लेस बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये फैक्ट कि लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस इलेक्शन पे, वो ये दिखाता है, वो दर्शाता है कि लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल थी, राइट। तो लोगों ने अपने कंसेंट दी, राइट। तो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ये जो सवाल खड़ा किया गया था, एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी के पे सवाल उठाया गया था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया था, ओके। बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी बिग चैलेंज। दूसरा क्या था, देखिए मेंटेनेंस ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए राइट आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज डिक्लेयर्ड वाज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। अब देयर वर मेनी वेस्टर्न पॉलिटिकल एक्सपर्ट, उनका कहना था कि डेमोक्रेसी इज नॉट अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ। टू एस्टैब्लिश अ सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी it has to be in a culture, there is a democratic culture, and democratic culture can be maintained only in an educated society। अब हमारा समाज इतना एजुकेटेड तो था नहीं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इंडिया को डेमोक्रेटिक डिक्लेयर तो किया गया,
लेकिन क्या सच में इंडिया डेमोक्रेसी रह पाएगा? क्योंकि हमें बहुत बार ऐसे देखने को मिला है, बहुत सारे जो पहले कॉलोनीज थे और बाद में आजाद हुए, वो डेमोक्रेटिक नहीं रहा, उसमें डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश हो गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या इंडिया में डेमोक्रेसी मेंटेन रह पाएगा? इनफैक्ट जो पॉलिटिकल जो वेस्टर्न पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे, उन लोगों का ये मानना था कि इंडिया राइट नाउ डज नॉट नीड अ डेमोक्रेसी, इंडिया नीड्स अ बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप। इंडिया नीड्स अ बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप। लेकिन नेहरू का मानना था कि डिक्टेटरशिप बाय इट्स नेचर कैन नेवर बी बेनेवोलेंट, क्योंकि किसी भी इंसान के हाथ में जब डिक्टेटोरियल पावर आ जाता है, उसके बाद वो उस पावर को गिव अप करने के लिए कभी राजी नहीं होता है। तो वो अगर आज बेनेवोलेंट है भी, तो कल को वो बेनेवोलेंट नहीं रहता है, वो टायरानिकल बन जाता है, राइट। तो शुरू से ही इंडिया में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश किया गया था, एंड डिस्पाइट द वार्निंग और बाय द वेस्टर्न पॉलिटिकल एक्सपर्ट, इंडिया में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश किया गया था। और नेहरू ने, हमारे जो लीडरशिप थे, उन्होंने वेस्टर्न थिंकर्स को या वेस्टर्न एक्सपर्ट्स को रॉन्ग प्रूफ किया, क्योंकि आज के टाइम पे भी देखा गया है कि इंडिया में डेमोक्रेसी एक वेल एस्टेब्लिश्ड वैल्यू है, एंड इंडिया इज इनफैक्ट टुडे द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। बट एट दैट टाइम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इटसेल्फ वाज ए चैलेंज, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज इलिटरेसी इन इंडियन सोसाइटी। देखिए, जैसे मैंने कहा कि इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री द पीपल, द सोसाइटी नीड्स टू बी एजुकेटेड, राइट, द सोसाइटी नीड्स टू बी अ बिट डेवलप। लेकिन उस टाइम पे इंडियन सोसाइटी वाज वेरी मच अनडेवलप्ड एंड इट वाज वेरी मच इलिटरेट। ओके, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर इलिटरेट, फॉरगेट अबाउट एजुकेटेड, राइट। तो ये चल रहा था, ऐसे चल रहा था कि जब जनरल इलेक्शन किया गया था, द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज सुकुमार सेन, राइट। तो ही वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, फर्स्ट। सो इलेक्टोरल रोल बनाने की जरूरत पड़ा। इलेक्टोरल रोल वो होता है जिसमें जितने वोटर्स है उनकी जान पहचान, राइट। तो इलेक्टोरल रोल्स बनाना था और गांव गांव तक लोग पहुंचे, राइट। तो जब घर की लेडीज को ये पूछा गया, उनकी आइडेंटिटी पूछी गई, तो ये वो अपने आइडेंटिटी भी नहीं दे पा रहे थे। उनका कुछ इस टाइप का जवाब था कि मैं रमेश की अम्मी या फिर महेश की बीवी, इस टाइप का जवाब उन लोगों को मिल रहा था कि द लेडीज, द वीमेन डिड नॉट इवन हैड देयर ओन आइडेंटिटी। तो हाउ कैन इलेक्शन बी कंडक्टेड in such a society? There was lot of difficulties in formation of the electoral roll, and despite that, a successful general election, first general election was conducted in the year 1951-52. But till then, conducting the election itself was a very big challenge, mainly because of the illiteracy, huge illiteracy in India, right? Next is कैरिंग आउट जेन्युइन इलेक्शन सक्सेसफुली। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे जो पुअर कंट्रीज है, अनडेवलप्ड कंट्रीज है, उसमें बहुत सारे कंट्रीज में ये एक टेंडेंसी देखा गया कि एक इलेक्शन तो हुआ, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश किया गया, एक इलेक्शन तो हुआ, बट दैट इलेक्शन वाज ए फेक इलेक्शन। और फेक इलेक्शन के बाद कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टी की या फिर कोई पर्टिकुलर एक इंसान की एक्चुअली डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश हो गया। तो वहां पे इलेक्शन तो होता है, लेकिन वो इलेक्शन पूरी तरह से रिग्ड होता है, पूरी तरह से मैनिपुलेटेड होता है। तो इंडिया में ये भी एक चैलेंज था कि एक ऐसा इलेक्शन कराना है विच विल बी एक्सेप्टेबल टू ऑल द पीपल, ताकि इलेक्शन होने के बाद, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि इलेक्शन जब भी कोई पार्टी हार जाता है, तो उस इलेक्शन की जो जेन्युइननेस है उसके ऊपर सवाल खड़ा किया जाता है, राइट। ये एक नॉर्मल ट्रेंड है। लेकिन एक जेन्युइन इलेक्शन कंडक्ट कराना था ताकि दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू इवन द ऑपोजिशन लीडर्स। और अगर उस टाइम इट वाज वेरी, इंडियन डेमोक्रेसी वाज एट इट्स वेरी नेसेंट फेज, राइट, इट वाज वेरी वल्नरेबल एट दैट मोमेंट। और उस टाइम पे अगर सवाल खड़ा हो जाता उसके जेन्युइननेस पे, अगर कोई सवाल खड़ा हो जाता, तो डेमोक्रेसी को सर्वाइव कराना बहुत मुश्किल हो जाता।
तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इलेक्शन कराना तो है, लेकिन वो इलेक्शन जेन्युइन भी होना चाहिए, ताकि दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। वो भी देखना हमारे देश की लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड फाइनली द फियर ऑफ मिलिट्री इंटरफेरेंस, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था अमंग द इंडियन लीडरशिप, क्योंकि इंडिया के चारों तरफ देखिए आसपास में ही बहुत सारे नेबर्स कंट्री है जहां पे हमें ये देखने को मिला है कि देश बनने के बाद मिलिट्री कू होता है। वहां पे मिलिट्री कू वो होता है जब मिलिट्री लीडरशिप इंटरफेयर्स इन द सिविलियन गवर्नमेंट एंड ग्रैब्स पावर बाय रिमूविंग द सिविलियन गवर्नमेंट। तो देखिए ये पाकिस्तान में हुआ है, बांग्लादेश 1971 में बांग्लादेश का लिबरेशन होता है, उसके बाद 1975 में ही बांग्लादेश में भी हो गया, मालदीव्स में हुआ है, और जो म्यांमार है वहां पे तो जूनता गवर्नमेंट ही है। चाइना में देखिए सिंगल पार्टी रूल है, राइट। तो इंडिया के चारों तरफ जितने नेबरिंग कंट्रीज है कहीं पे भी ट्रू डेमोक्रेसी है नहीं, और मिलिट्री कू एक बहुत बड़ा कंसर्न है, नॉट ओनली इन द इंडियन नेबरहुड। ये चीज अफ्रीका में भी हुआ है, ये चीज साउथ अमेरिका में भी हुआ है, बहुत सारे जगह पे ये टेंडेंसी देखने को मिला है। तो इंडियन जो लीडरशिप थी उनके सामने ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि हमने सरकार तो बनाया, लेकिन क्या हमारी जो मिलिट्री है, अब देखिए मिलिट्री को पूरी तरह से बैन तो कर नहीं सकता। एक देश को अगर अपने सॉवरेनिटी मेंटेन करना है तो डिफेंस तो चाहिए, तो मिलिट्री रखना तो पड़ेगा, लेकिन डर ये भी है कि क्या वही मिलिट्री पावर ग्रैब ना कर ले। तो ये भी आज के टाइम पे ये बहुत ये इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमारा एक ट्रेडिशन है, कल्चर बन चुका है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कल्चर, डेमोक्रेटिक वैल्यू, और हमारे मिलिट्री ने कभी भी सिविलियन मैटर में कभी भी इंटरफेयर नहीं किया, अनलाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। लेकिन उस टाइम पे ये चैलेंज थी। So these are the overall big challenges, big political challenges that our leadership faced right after independence of India. Thank you.